Good morning student. Today class 11 chemistry myself Ritesh सिंह. ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्लान कांस्टेंट के बारे में पढ़ाया था और बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा दिया था. अब हमारा आता है बोर एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वगैरह सब देखेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट. ठीक है, बोर ऑर्बिट में अगर देखा जाए एटम का एग्जिस्टेंस कैसे होता है. एक यही एटम है कह सकते हैं ना. इसमें क्या होता है, सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. और आउटर में सेल में उसके क्या होता है ऑर्बिट में एग्जिस्टेंस किसका होता है इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो पहला इसमें आया था निकाला गया क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. आपको पता हो ग्रेविटेशनल फोर्स. जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते थे F इक्वल टू क्या लिखते हैं कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर. G क्या होती थी कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. m1 क्या होता था मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मास ऑफ सेकंड बॉडी और r स्क्वायर क्या था दोनों के बीच के डिफरेंस. ठीक है, तो इसमें क्या है Z मतलब क्या है एक कांस्टेंट है. ठीक है, E क्या है इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो माइन्यूट है इसलिए मास को ज्यादा नेग्लिजिबल मान लेते हैं बराबर मान लेते हैं. और r स्क्वायर क्या है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस जेड स्क्वायर बाई आर. मतलब कि आर एक ही रहेगा डिफरेंस इनके बीच में क्या रहेगा एक का रहेगा. ठीक है, दूसरा क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता हो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है 1/2 mv² के बराबर. फोर्स या टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जो जोड़ देंगे वही हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा. अब याद रखना हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो क्या होती है नेगेटिव में आती है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इन नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पॉजिटिव में. टोटल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रॉन क्या 1/2 mv² माइनस ZE² r. ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो न्यूक्लियस के फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या फोर्स लगाना शुरू करता है और रिवॉल्व किसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है. उसी कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है. वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है mv² बाई r के बराबर होता है. ठीक है, आपको डेरिवेशन में 11th क्लास में मिलेगा mv² बाई r. ठीक है, सब कुछ मिलेगा. कंबाइनिंग अब क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ. फर्स्ट क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये भी फोर्स था और ये भी क्या है सेकेंड भी फोर्स है. दोनों फोर्स हैं तो क्या होगा mv² बाई r में दोनों फोर्स. ये क्या लग रहा है ये भी फोर्स न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है. ये भी फोर्स न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है तभी ना उसको मिनिमाइज करने के लिए घूम रहा है. इसके बराबर क्या होगा ये होगा ना दोनों इक्वल होंगे mv² बाई r = Z² बाई r². ठीक है, तो इसे नोट करो. नेक्स्ट है 7 क्या होता है मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में बोर पढ़ा रहा था अभी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है mv² = nh/2π. nh मतलब h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 6 और 7. मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन करते हैं. तो कंबाइन करने पे क्या मिला हम ले लेते हैं mv इसको. ठीक है, यहाँ से mv = Z² बाई r² कर लेते हैं. इसको हटा देते हैं तो v = क्या होगा v यहाँ है v यहाँ छोड़ दिया mr कहाँ जाएगा mr. ठीक है, 2π ZE² होगा. ठीक है, बाई nh मतलब हमने यही वाला इक्वेशन ले लिया है ये वाला. ठीक है, ये सही है. तो Z² बाई r² लिया मैंने. Z² मतलब m तो हटा नहीं. अब यहाँ पे क्या है 2π ZE² बाई nh. ठीक है, नेक्स्ट है 9 कंबाइनिंग 7 और 8. मैंने क्या किया इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को कंबाइन कर दिया. ठीक है, किसको किया इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को. तो क्या मिला r = क्या मिला n² h². ठीक है, 4π² me² बाई z m²z ये वैल्यू आ गई. अगला मैंने किया 10वां क्या कंबाइनिंग 4 5 एंड 6. मतलब ये और ये सबको कंबाइन किया तो En आया. En मतलब एनर्जी क्योंकि यहाँ पे क्या था एनर्जी की बात की जाएगी एनर्जी En यही होता है टोटल एनर्जी. 2π² Z² E/4 m/n² h². ये जो डेरिवेशन है डिटेल में
आप में नहीं है ना तो मैं पढ़ा दिया होता डिटेल में, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पढ़ना है, डिटेल में आता नहीं डेरिवेशन नहीं तो आपको कंप्लीट करा दिया होता। ठीक है, मैं देखा नहीं कहीं दिया नहीं तो डिटेल में इसके बारे में आज पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि आप इसे नोट करो तब मैं नेक्स्ट शुरू करता हूँ इसमें। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, जेड एटॉमिक नंबर को बताता है। ठीक है, ई जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बताता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। ठीक है, ई। फिर आर क्या है, रेडियस को बताता है, रेडियस क्या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिफरेंस है रेडियस है उसके बारे में बताता है। एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। और एच तो पता ही होगा, एच यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट होता है। अगर हम क्या करें, व्हेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू इसमें है, हाँ ई पुट करें, एन पुट करें, एन की जगह एम, मास पुट करें और एच पुट करें। अगर इन सभी की वैल्यू क्योंकि हमको नोन होती है, पाई की वैल्यू 3.14 सबको नोन होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज की बात की जाए 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 ये भी नोन होती है, मास बढ़ता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 28 ग्राम में ये भी नोन होती है, और एच मतलब कि 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड ये भी नोन होती है। सभी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर देते हैं जहाँ पे आर है तो आएगा क्या 52.9 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एन एम, क्योंकि एन स्क्वायर क्या होगा, नंबर ऑफ किसके बारे में बताएगा, एन बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कितना है, नंबर ऑफ कितने, और जेड क्या बताएगा, जेड बताएगा उसका एटॉमिक नंबर को। इस इक्वेशन को और अभी आगे बताऊंगा। En और En क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी की बात करता है। तो क्या होगा, अगर इक्वेशन सारे पुट कर दें इसमें तो क्या होगा, -21.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज छूट गए, यहाँ माइनस चार्ज आएगा क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होगी, माइनस में आएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है काइनेटिक एनर्जी से, तो माइनस में आ जाता है। तो En की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, वहीं R को और क्या, R को लिखते हैं 0.0529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एन एम, ये भी होता है। या इसको और एक नाम से लिखते हैं 0.52, हाँ ठीक है, 0.5529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन, 0.5 बीसी वाले इसमें 0.5 ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे क्या होगा 0.0529 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर नैनोमीटर में आए। ठीक है, और वहीं क्या होगा, अगर एंगस्ट्रॉन में क्या बात की जाए 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ठीक है, इस वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, ये किसमें होता है, एंगस्ट्रॉन में क्या होता है 10 के पावर माइनस मीटर के बराबर, और नैनोमीटर किसमें होता है 10 के पावर माइनस नैनोमीटर के बराबर। तो ये रहा आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करने का मतलब है कि जैसे ये है न्यूक्लियस, ये इसके डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस होगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस है ना। ठीक है, जैसे ही कोई चार्ज कोई एनर्जी का फॉर्म इसे मिलता है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो क्या करता है, इन सभी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। जैसे ही ज्यादा एनर्जी का मिलता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर ऑर्बिट की एनर्जी में इंटर कर जाता है। ठीक है, फिर अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को मिला तो इस वाले ऑर्बिट में चला जाता है, और ज्यादा एनर्जी मिली तो और ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है। अब काफी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो क्या करता है, सिस्टम को
छोड़ के निकल जाता है, वही होता है चार्ज आफ्टर टर्म। ठीक है, चार्ज होना मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कब होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज तभी होगा जब सिस्टम को एनर्जी ज़्यादा मिल जाए और इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाए। ठीक है, तो ये दो चीज़ होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम में कि एक ही, ठीक है, ऐसे बना लेना। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7। ठीक है, ये होता है, ये मानते हैं इसका ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट है। जैसे ग्राउंड स्टेट में इससे आ जाए, इससे आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है, स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अब जैसे ये कुछ सीरीज होती हैं, ये लेवल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्बिट्स हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिलने क्या करेगा, एक्साइटेड होगा और लोअर ऑर्बिट से क्या होगा, हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। हायर ऑर्बिट में जाते ही कुछ टाइम तक वहाँ रहेगा, फिर क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा और कहाँ पे, अपने ग्राउंड स्टेट में। कभी भी कोई एनर्जी लेता है, कुछ टाइम तक एक्साइटेड रहता है, कभी ना कभी वो फिर क्या होता है, अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, जहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस होता रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गया एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट में, फिर क्या हुआ, जब अपने लो एनर्जी में आएगा तो पहले क्या था उसके पास, पहले लो एनर्जी थी, फिर क्या हो गया, हाई हो गई। फिर जब लो में आया तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। एनर्जी को इमिट किस फॉर्म में करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में। इस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, तो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा। तो इसी हिसाब से 5 सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, लाइमन सीरीज। जब क्या हो, कोई भी सिस्टम से जो N1 क्या हो 1 हो और N2 क्या हो 2, 3, 4, 5, 6 so on। मतलब कि इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रॉन आएगा जंप करके हायर से लोअर में 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से कहीं से भी आ सकता है और आएगा किसमें, अपने ग्राउंड स्टेट N1 में। जब भी N1 में आए तो किस में आता है, लाइमन सीरीज में। और जब वो आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी का मीट करेगा, रेडिएशन करेगा। वो जो एनर्जी रेडिएशन वो किस रीजन में आएगा, यूवी रीजन में। मतलब कि वो यूवी रीजन के वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बराबर क्या करेगा, रेडिएशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होता है, N1 की वैल्यू होती है 2 और N2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 so on। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर से सेकेंड ग्राउंड स्टेट पे आता है, सेकेंड वाले ग्राउंड स्टेट पे जब भी आएगा तो उसे हम देखेंगे बाल्मर सीरीज। जब वो आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा और वो एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी, रेडिएशन में। और रेडिएशन किसके अंदर में आएगा, विजिबल रीजन के वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बराबर। नेक्स्ट होता है पैसन। पैसन में क्या होगा कि N1 की वैल्यू 3 आती है, बाकी N2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7 so on। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 पे आएगा कहाँ से, 7 से आए, 6 से आए, 5 से आए या 4 से आए और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अब वो एनर्जी इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन और वो किसके रीजन में आएगा, पैसन सीरीज में। और उसकी रेडिएशन क्या होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है ब्रैकेट सीरीज। इसमें क्या होगा, N1 की वैल्यू क्या होगी 4, N2 की वैल्यू 5, 6, 7 ये हो जाएगी। ठीक है, 5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा। ठीक है, कुछ मिस हो गया क्या, देख लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं हुआ। N1, N2, N3 क्वेश्चन में N3 ठीक है, ये मिस हो गया है। ये जो ऑर्बिट है यहाँ तक आएंगे सब। ठीक है, ये मिस हो गया था, इसमें यहाँ तक आएंगे सब क्योंकि, और इस वाले में यहाँ तक आएंगे क्योंकि ये है N1, N2, N3, N4 और ये है N5। ठीक है,
तो ब्रैकेट में N4 तक आएंगे, 4 तक आ रहे हैं सभी के सभी, और इनके बीच का जो रेडिएशन होगा क्या होगा, फार इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के अंदर में ही आएंगे, और थोड़े वेवलेंथ थोड़ी कम होगी लेकिन इंफ्रारेड के अंदर में आएंगे। अगला होता है फंड सीरीज, पी साइलेंट होता है। इसमें भी क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हायर से किस में आएंगे, N5 के ऑर्बिट में आएंगे, मतलब कि लो इसका फिक्स ऑर्बिट क्या होगी N5, और कौन सी ये करेंगे, फाइव इंफ्रा। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कितने तरह के एमिशन होते हैं, लाइमन, बार्मर, ब्रैकेट, ठीक है, सॉरी लाइमन, बार्मर, ठीक है, पैशन, ब्रैकेट और फंड। यहाँ पैशन सीरीज है, ठीक है, इतने सीरीज होते हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसी बेस पे एक डेरिवेशन आता है ड्यूल बाय कांस्टेंट, इसके बारे में कल बताऊंगा, वो एनर्जी से रिलेटेड भी होता है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे अच्छे से नोट करके कॉपी में लिख लेंगे और मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।